दोस्तों, कभी कभी कुदरत इंसान के सामने ऐसा मंजर रख देती है जिसे देखकर सबसे पहले अक्ल नहीं बल्कि डर हरकत में आता है। समंदर का पानी अगर अचानक अपना रंग बदल ले, नीले या हरे की जगह सुर्ख दिखाई देने लगे, तो इंसान का दिमाग सवाल पूछने से पहले ही नतीजा निकाल लेता है। आज के दौर में ऐसे मंजर कैमरे में कैद होते ही सेकंडों में सोशल मीडिया पर फैल जाते हैं। किसी वीडियो के नीचे लिखा होता है खूनी समंदर, कोई इसे ऊपर से आई सजा कह देता है और कोई इसे आखिरी जमाने की निशानी बनाकर पेश कर देता है। डर फैलाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, और जब डर के साथ मजहब का नाम जुड़ जाए तो लोग सवाल करना और भी कम कर देते हैं। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि मंजर अजीब है या नहीं, असल सवाल ये है कि हम उस मंजर को किस नजर से देख रहे हैं। क्या हम देखने के बाद सोचते हैं या सोचने से पहले मान लेते हैं? कुरान इंसान को डर के हवाले नहीं करता, कुरान इंसान को अकल के हवाले करता है। बार बार यह याद दिलाता है कि आंखें भी दी गई हैं, दिमाग भी दिया गया है, और दोनों का इस्तेमाल करना भी एक जिम्मेदारी है। कुदरत में जो कुछ होता है वह शोर मचाकर नहीं होता, बल्कि एक निजाम के तहत होता है। कुरान में 2 समंदरों का जिक्र आता है जो बहते हैं, मगर उनके बीच एक हद है, एक आड़ है जिसे वह पार नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं कि कुदरत में टकराव है, बल्कि इसका मतलब यह है कि कुदरत में तवाजुन है। हर चीज अपने दायरे में चल रही है, कुछ भी बेकाबू नहीं, कुछ भी अचानक नहीं। यही सोच हमें उन मंजरों को समझने में मदद देती है जिन्हें आज डर की वजह बनाया जा रहा है। आज जिस जगह की वजह से सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं, वो जगह है ईरान की सरजमीन पर मौजूद एक छोटा सा आइलैंड, फारस की खाड़ी में बसा हुआ, जिसे दुनिया हॉर्मूज आइलैंड के नाम से जानती है। पहली नजर में यह जगह किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगती है। यहाँ की जमीन आम जमीन जैसी नहीं दिखती। यहाँ पहाड़ भी सुर्ख हैं, मिट्टी भी लाल है, और कई बारिश के बाद समंदर का पानी भी कुछ वक्त के लिए लाल नजर आता है। यही वह पल होता है जब कैमरा ऑन होता है, वीडियो बनती है और डर फैलने लगता है। बाहर बैठा इंसान जब इस लाल समंदर की तस्वीर देखता है तो उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कोई बड़ी आफत आने वाली है। लेकिन जो लोग इस आइलैंड पर रहते हैं, उनके लिए यह कोई नई बात नहीं है। उनके लिए यह मंजर अजीब नहीं, बल्कि जाना पहचाना है। वजह साफ है, इस आइलैंड की जमीन में बहुत ज्यादा खनिज मौजूद है, खासतौर पर आयरन से जुड़े हुए खनिज। यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी का रंग सुर्ख दिखाई देता है। जब इस इलाके में तेज बारिश होती है तो यही लाल मिट्टी पहाड़ों से बहकर नीचे आती है और पानी के साथ मिलकर समंदर तक पहुंच जाती है। कुछ वक्त के लिए समंदर का रंग बदल जाता है, कैमरा इसे खून समझ लेता है, देखने वाला इसे सजा समझ लेता है, जबकि हकीकत में यह कुदरत का एक सीधा और समझ में आने वाला कानून होता है। बारिश आती है, मिट्टी बहती है, और कुछ दिनों बाद सब कुछ वापस अपने मामूल पर लौट आता है। कुदरत ना डर फैलाती है, ना इशारे देती है, और ना अफवाहें बनाती है। कुदरत बस अपना काम करती है। हॉर्मोस आइलैंड को लोग रेम्बो आइलैंड भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ की जमीन सिर्फ लाल नहीं, बल्कि कई रंगों में भी दिखाई देती है। कहीं पीली मिट्टी है, कहीं सफेद, कहीं नीली और कहीं काली। कहा जाता है कि इस छोटे से आइलैंड में 70 से ज्यादा किस्म के खनिज पाए जाते हैं। यह सब कुछ अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि यह सदियों से ऐसा ही है। यहाँ के रहने वाले लोग इस लाल मिट्टी से डरते नहीं, वह इसे जानते हैं, समझते हैं और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। इस मिट्टी को यहाँ के लोग गलक कहते हैं। इसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है और मसालों में भी मिलाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे रोटी पर लगाकर भी खाते हैं। बाहर बैठा इंसान जिस चीज को खौफ की नजर से देखता है, वही चीज यहाँ के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहीं पर देखने और समझने का फर्क सामने आता है। जो इंसान किसी जगह को नहीं जानता वह डरता है, और जो इंसान किसी जगह को जानता है वो इत्मीनान से रहता है। फर्क समंदर में नहीं है, फर्क मिट्टी में नहीं है, फर्क उस नजर में है जिससे हम कुदरत को देखते हैं। आज सोशल मीडिया पर सबसे तेज वही चीज फैलती है जो डर पैदा करे, क्योंकि डर सवाल नहीं करता, डर बस मान लेता है। लेकिन कुरान इंसान को डर की हालत में छोड़ना नहीं चाहता। कुरान इंसान को सोचने पर मजबूर करता है, बार बार याद दिलाता है कि कुदरत में जो कुछ है वह बेमकसद नहीं, हर चीज का एक कारण है, हर मंजर का एक मतलब। बस जरूरत इस बात की है
कि हम देखने के बाद समझें और समझने के बाद नतीजा निकालें। हॉर्मोस आइलैंड का लाल समंदर कोई डरावनी निशानी नहीं है, यह इस बात की याद दिलाता है कि कुदरत कितनी मुख्तलिफ है, कितनी रंगीन है और कितनी गहरी है। हर अजीब चीज हमारे लिए इम्तिहान नहीं होती, कुछ चीजें बस इसीलिए होती हैं ताकि इंसान अपनी सोच पर दोबारा गौर करे। शायद यही वजह है कि कुरान बार बार एक ही सवाल दोहराता है, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। दोस्तों, जब किसी मंजर को समझे बिना उसके साथ डर जोड़ दिया जाता है तो असल मसला उस मंजर में नहीं रहता, मसला इंसान की सोच में आ जाता है। आज के दौर में डर पैदा होने के लिए किसी वाक्य का बड़ा होना जरूरी नहीं है, बस एक वीडियो काफी है, एक अजीब सा कैप्शन, कुछ भारी अल्फाज और देखते ही देखते बात हकीकत से निकलकर अफवाह बन जाती है। यही वजह है कि आज दुनिया में डर की रफ्तार समझ से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। हॉर्मोस आइलैंड के लाल समंदर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों ने इसे देखा, वीडियो बनाई और बिना वजह जाने इसे किसी सजा का नाम दे दिया। किसी ने कहा कि यह इंसानों के लिए चेतावनी है, किसी ने इसे आखिरी वक्त की निशानी बताया, लेकिन किसी ने यह सोचने की जरूरत नहीं समझी कि अगर यह कोई सजा होती तो क्या यह हर साल आती और फिर खामोशी से चली जाती। क्या सजा मौसम के हिसाब से आती है? क्या अजाब बारिश के साथ शुरू होता है और धूप निकलते ही खत्म हो जाता है? यही वह जगह है जहां कुरान और अफवाहों के रास्ते अलग हो जाते हैं। कुरान इंसान को डराकर काबू में नहीं करता, कुरान इंसान को अक्ल देकर आजाद करता है। कुरान यह सिखाता है कि हर बात को सुनने के बाद मानना जरूरी नहीं, पहले देखो, फिर समझो और फिर फैसला करो। कुदरत में जो कुछ हो रहा है वह किसी को चौंकाने के लिए नहीं, बल्कि अपने तय कानून के तहत हो रहा है। अगर इंसान थोड़ा रुककर सोच ले तो उसे समझ आ जाएगा कि हॉर्मोज आइलैंड पर होने वाला यह मंजर कोई नई बात नहीं है, यह सदियों से होता आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले यह मंजर सीमित लोगों तक रहता था और अब पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। पहले लोग इसे जानते थे, समझते थे और आगे बढ़ जाते थे। आज लोग इसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि जानकारी से ज्यादा अफवाह हाथ में होती है। कुदरत की एक सिफत यह भी है कि वह किसी से अपनी पहचान छुपाती नहीं। जो लोग हॉर्मूस आइलैंड पर रहते हैं वह इस मिट्टी यानी लाल मिट्टी को किसी रहस्य की तरह नहीं देखते। उनके लिए यह ना तो डर की वजह है और ना हैरानी की। उनके लिए यह उनकी जमीन है, उनकी रोजी है और उनकी पहचान है। वही मिट्टी जिसे बाहर बैठा इंसान खून समझता है, यहाँ के लोग उसे अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। वही समंदर जिसे कोई सजा कहता है, वो यहाँ के लोगों के लिए रोज का मंजर है। यहीं से एक और सच्चाई सामने आती है। अक्सर हम किसी जगह को उसकी तस्वीर से जज करते हैं, उसकी हकीकत से नहीं। तस्वीर एक पल दिखाती है लेकिन हकीकत सदियों में बनती है। हॉर्मोस आइलैंड की तस्वीर डरावनी लग सकती है, लेकिन उसकी कहानी डरावनी नहीं है। वो कहानी बताती है कि कुदरत कितने मुख्तलिफ तरीकों से अपना काम करती है और इंसान कितनी जल्दी हर फर्क को खतरा मान लेता है। आज सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं है कि लोग डरते हैं, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि लोग डर को आगे बढ़ाते हैं, बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे। एक इंसान डरता है, 10 और लोगों को डराता है। वही 10 लोग आगे 100 को डराते हैं और कुछ ही वक्त में यही डर एक सच्चाई की तरह फैल जाता है। जबकि अगर शुरुआत में ही सवाल पूछा जाए तो डर वहीं रुक सकता है। कुरान इंसान को यही सवाल पूछने की आदत देता है। यह नहीं कहता कि हर अजीब चीज से इनकार कर दो, यह भी नहीं कहता कि हर अजीब चीज को मान लो। यह बीच का रास्ता सिखाता है, देखने का, समझने का और फिर नतीजे पर पहुंचने का रास्ता। यही रास्ता इंसान को वहम से निकालता है और अक्ल तक पहुंचाता है। हॉर्मोस आइलैंड का लाल समंदर इस बात की मिसाल है कि हर अजीब मंजर इंसान के लिए इम्तिहान नहीं होता। कुछ मंजर बस यह याद दिलाने के लिए होते हैं कि इंसान अभी बहुत कुछ नहीं जानता। कुदरत उससे कहीं बड़ी है, उसके कानून उससे कहीं गहरे हैं और उसकी समझ उससे कहीं ज्यादा सब्र मांगती है। अगर इंसान हर अजीब चीज को कयामत से जोड़ देगा तो फिर सोचने की जरूरत ही क्या बचेगी। अगर हर फर्क को सजा मान लिया जाएगा तो कुदरत को समझने का रास्ता खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इस्लाम डर की बुनियाद पर नहीं खड़ा है, इस्लाम समझ की बुनियाद पर खड़ा है। वो इंसान को डराकर झुकाने नहीं आया,
बल्कि इंसान को अकल देकर इसे संभालने आया है। आज जरूरत इस बात की है कि इंसान वायरल होने वाली हर बात को सच मानने से पहले रुक जाए। ये पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है और किस कानून के तहत हो रहा है। यही सवाल इंसान को डर से बचा सकते हैं और यही सवाल उसे वहम से बाहर निकाल सकते हैं। हॉर्मोस आइलैंड की कहानी इसीलिए अहम है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि कुदरत को समझने के लिए शोर की नहीं बल्कि खामोशी की जरूरत है। जल्दबाजी की नहीं, सब्र की जरूरत होती है और डर की नहीं, अकल की जरूरत होती है। अगर इंसान यह सीख ले तो ना सिर्फ लाल समंदर बल्कि दुनिया का हर अजीब मंजर उसे डराने के बजाय सिखाने लगेगा। आखिर में वही सवाल इंसान के सामने खड़ा रह जाता है जो बार बार याद दिलाता जाता है कि इंसान डर के पीछे जाएगा या समझ के पीछे, वहम चुनेगा या अक्ल। क्योंकि कुदरत का हर रंग, हर मंजर और हर बदलाव डराने के लिए नहीं आता। कुछ चीजें बस इसलिए आती हैं ताकि इंसान अपनी सोच को थोड़ा और गहरा कर सके। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी अहम मालूमात लेकर आए हैं जो यकीनन आपको हैरान कर देगी। ईरान के बारे में एक ऐसा राज जिसे कुरान करीम ने पूरे 1400 साल पहले बयान कर दिया था। ईरान से जुड़ी वह भविष्यवाणी जो आखिरकार हकीकत बनकर सामने आई। कुरान के अंदर ईरान के बारे में कौन सी भविष्यवाणी की गई थी और उनमें से कौन सी भविष्यवाणी पूरी होकर दुनिया के सामने साबित हुई, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुरान करीम फुरकान हमीद में 1400 साल पहले ईरान के बारे में एक ऐसा राज बयान किया गया था जिसने तारीख की किताबों को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी पेशन गोई, एक ऐसी प्रेडिक्शन जो सिर्फ वक्त के साथ सच ही नहीं हुई बल्कि आज भी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और अक्लमंद इंसानों को हैरान किए हुए हैं। यह भविष्यवाणी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का एक जिंदा सबूत पेश करती है। लेकिन दोस्तों, आखिर वह पेशन गोई क्या थी और वह पेशन गोई किस तरह पूरी हुई, आज हम आपको इसी के बारे में तफसील से बताने वाले हैं। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जब हम इतिहास का यानी पुरानी दुनिया की तस्वीर का जायजा लेते हैं तो दो बड़ी बड़ी सल्तनतें हमारे सामने नजर आती है। पहला रोमी सल्तनत, जिसे रोमन एम्पायर भी कहा जाता है, और दूसरा फारस सल्तनत यानी मौजूदा दौर का ईरान। पश्चिम में रोमन एम्पायर की शानो शौकत का डंका बजा करता था। एक ऐसी ताकतवर बादशाहत, एक ऐसी ताकतवर सल्तनत जिसने अपने दौरे हुकूमत में दक्षिणी यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया के इलाकों तक था। इन सबको वह फतह कर लिया था। दोस्तों, रोमन एम्पायर अपनी कंस्ट्रक्शन, अपनी फौजी ताकत और दूसरी चीजों की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। और दोस्तों, दूसरी तरफ हम फारस की सल्तनत को देखेंगे तो मशरिक में फारसी सल्तनत की भी टूटी बोला करती थी। यह सल्तनत यानी फारस की जो सल्तनत थी, यह न सिर्फ अपनी अजमत और ताकत के लिए जानी जाती थी बल्कि अपने इल्म और ताकतवर हुकूमत की वजह से भी जानी जाती थी। और दुनिया भर में फारसी सल्तनत का एक बड़ा मुकाम भी था। लेकिन दोस्तों, रोमी सल्तनत और फारस सल्तनत दोनों ही अजीम सल्तनत के दरमियान बहुत खतरनाक कशमकश का भी अपना एक इतिहास रहा है। और दोस्तों, यह जो जंग हुई है वह सिर्फ जमीनें या साम्राज्य बढ़ाने के लिए या पाने के लिए नहीं हुआ करती थी, बल्कि दोनों सल्तनत ही चाहती थी कि हमारे पास ताकत ज्यादा हो। हमारे पास ताकत ज्यादा होने के बावजूद हम लोग इसके हकदार हैं, फिर हमारी हुकूमत ज्यादा हिस्सों पर है। इसी चीज को लेकर इनके बीच जंग हुई। रोमी और फारसी फौजें एक दूसरे से अलग अलग जंगों में अलग अलग तरीके से टकराती रहीं, जिनमें फिर हर जंग में एक नया मोड़ आता गया। कभी एक ने जीत हासिल कर ली तो कभी दूसरी फौज ने जीत हासिल कर ली। इनकी लड़ाई की शिद्दत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी जंग थी जिसका असर सिर्फ मैदान जंग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इनकी जो जंग हुआ करती थी वह दोनों ही सल्तनतों के जो आम लोग थे उन पर भी बहुत गहरा असर डालती थी। लेकिन प्यारे दोस्तों, इन दोनों ही सल्तनतों के बीच में एक ऐसी जंग भी हुई जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया और जिसके बारे में कुरान करीम ने पहले ही एक खतरनाक भविष्यवाणी कर दी थी। प्यारे दोस्तों, यह वह वक्त था जब फारस की ताकत अपने उरूज पर थी और रोमी सल्तनत के खत्म होने की आखिरी पहल चल रहे थे।
बादशाह की बदसलूकी, आपस के झगड़े, मुसलसल आपसी लड़ाइयों ने सल्तनते रोम को यानी रोमन एम्पायर को तबाही के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ जो फारस की सल्तनत थी वह पूरी शान और शौकत के साथ अपने विरोधी यानी रोमी सल्तनत को गिरता हुआ देखकर अच्छे तरीके से तैयारियां कर रही थी। और यही वह वक्त था जब फारस की सल्तनत के बादशाह खुसरो परवेज ने रोमियों पर जबरदस्त हमले करना शुरू कर दिए और एक के बाद एक रोमी इलाकों को फतह करना भी शुरू कर दिया। शाम, फिलिस्तीन और मौजूदा तुर्की के बहुत से इलाके फारस के हुदूद में आ चुके थे। यहां तक कि फारसी फौज ने रोमी सल्तनत की अहम तरीन जगह कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर पहुंचकर इसको भी कब्जा कर लिया था। रोमियों की शिकस्त और फारसियों की कामयाबी ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब रोमन एम्पायर का जो दौर है वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह मार्का, यह जंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि रोमी के अपने लोग भी इस चीज का शिकार हो गए थे और फारस की ताकत को नाकाबिले शिकस्त समझने लगे। इसी दौरान अरब के इलाके में जहां इस्लाम का सूरज तुल्लू हो रहा था, मक्का शरीफ के लोग भी इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए थे। वो लोग जो अभी तक इस्लाम को एक नया दीन समझकर शक की निगाह और शुभा करते थे, रोमियों की शिकस्त पर मुसलमानों की उम्मीदों का मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि जिस तरह फारसियों ने रोमियों को नेस्तो नाबूद कर दिया, वैसे ही वह लोग एक दिन मुसलमानों को तबाह कर देंगे। यही वह लम्हा था जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का इजहार कर दिया और एक ऐसी बात बताई जिसने आने वाले वक्त में इतिहास का रुख मोड़ दिया। उस वक्त कुरान पाक की सूरह रूम की शुरुआती आयत नाजिल हुई और इस आयत में वह बातें कही गई जो उस वक्त के हालात में नामुमकिन लगती थी। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिस रोमी सल्तनत को आज शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, चंद सालों के अंदर वह जीत जाएगी, यानी कि रोमी सल्तनत फिर से उरूज पर आ जाएगी। यह सुनकर मक्का के जो काफिर लोग थे वह हंसने लगे, क्योंकि उन्हें यह बात एक नाकाबिले यकीन कहानी से कम नहीं लग रही थी। यह भविष्यवाणी कोई सिर्फ एक जुमला नहीं थी, बल्कि ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश और गैर मुस्लिमों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उन दिनों के हालात में जब रोमी सल्तनत अंदरूनी दुश्मनों का शिकार और अफरा तफरी की हालत से जूझ रही थी, यानी खत्म होने की कगार पर थी, कोई भी नहीं सोच सकता था कि दोबारा वह अपनी ताकत को समेट सकेगी। फारसियों की हुकूमत इस कदर ताकतवर और इतना जहनी वाला मामला कर चुकी थी कि वह हर तरीके से रोमियों को शिकस्त देने की भरपूर कोशिशें कर रहे थे और देते भी जा रहे थे। मगर दोस्तों, यही वह मौका था जब ईमान की ताकत को परखा गया। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु ताला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में से एक थे, उन्होंने कुरान की इस भविष्यवाणी पर इतना पुख्ता यकीन जाहिर किया कि उन्होंने यानी हजरत अब्बू बकर ने मक्का के एक गैर मुस्लिम शख्स से इस पर शर्त भी लगा ली कि चंद सालों में रोमी दोबारा कामयाब हो जाएंगे और हुकूमत पालेंगे। जैसा कि कुरान करीम फुरकान हमीद ने फरमाया है, यह शर्त ईमान की सच्चाई और कुरान की पेशेन गोई की सच्चाई पर एक वाजिब सबूत बनने वाली थी। मक्का के गैर मुस्लिमों को यकीन हो चुका था कि रोमियों की वापसी अब गैर मुमकिन है। फारसियों की अजीम फतह और रोमी सल्तनत की बेबसी ने सबको यह एहसास करा दिया था कि रोमी सल्तनत एक अतीत का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ने कुछ और तय कर रखा था। चुनांचे तारीख ने फिर से एक और बहुत बड़ा मोड़ लिया। रोमी बादशाह हरकुल ने हिम्मत नहीं हारी और फारसियों के सामने अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। हरकुल ने अपनी फौज को दोबारा जमा किया, आवाम का हौसला बढ़ाया और यूरोप की तरफ से माली मदद हासिल कर ली ताकि वह अपनी सल्तनत को दोबारा खड़ा कर सके। यह वह लम्हा था जब हरकुल बादशाह ने फारसियों के खिलाफ अपनी जंगी हिकमत अमली को, जंग के तरीके को एकदम उल्टा कर दिया, यानी एकदम बदल दिया। फारसी फौज जो कुस्तुनतुनिया के पास डटी हुई थी, वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि रोमी सल्तनत की फौज उत्तर की तरफ से उनको घेर लेगी। हरकुल ने अपने बहुत कम सोर्सेस के बावजूद एक हैरान कुन कदम उठाया था और उत्तर की तरफ से फारसी इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। यह एक ना सोचने वाला कदम था और ना सोचने वाला हमला था, जिसने फारसी फौज को भी हक्का बक्का कर दिया
और फारसी लोगों को भी इस जंग ने फारसी सल्तनत की पूरी ताकत को तोड़कर रख दिया था और रोमी सल्तनत एक के बाद एक इलाके अपने वापस लेने लगी और अपने इलाकों पर फिर से काबिज होने लगी। इतिहास की किताबें गवाह हैं कि रोमियों की यह कामयाबी जो थी, यह कुरान की उन आयतों को साबित करने वाली थी जिस पर मक्का के गैर मुस्लिमों ने यकीन नहीं किया था। और दोस्तों, यह वह मौका था जब ईमान वालों की खुशी दुगनी हो गई और दुश्मनों की हैरत की कोई हद ना रही। दोस्तों, जब रोमी सल्तनत और रोमियों ने अपनी फतेह का जश्न मनाया तो यही वह वक्त था जब मक्का के दूर दराज इलाके में मुसलमान अपनी पहली अजीम फतेह यानी जंगे बद्र की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। यह एक ऐसी बात थी जिसने न सिर्फ कुरान की सच्चाई को साबित कर दिया बल्कि यह भी दिखा दिया कि अल्लाह ताला के वादे कभी झूठे नहीं होते। इस हैरत अंगेज भविष्यवाणी ने वक्त के बड़े बड़े अक्लमंदों को भी खामोश कर दिया था और यह साबित भी कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के सामने हर एक बंदा बेबस है। दोस्तों, रोमियों की इस नामुमकिन फतेह ने यह साबित करके दिखा दिया कि अल्लाह ताला जो चाहे वह कर सकता है। फारसी सल्तनत जो कि फौजी ताकत में रोमियों से आगे थी और जिसकी फौजी ताकत की तूती बोला करती थी, अब वह बुरी हालत में हो चुकी थी। इतिहास की हैरत अंगेज दास्तान सिर्फ रोमियों की जीत की कहानी नहीं बल्कि कुरान की सच्चाई की एक जिंदा मिसाल भी बन गई थी। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु की वह शर्त जो मक्का के गैर मुस्लिम लोगों के साथ लगाई गई थी, इन्होंने इस यकीन के साथ लगाई थी कि अल्लाह के कलाम में जो भविष्यवाणी की गई है वह जरूर पूरी होकर रहेगी। रोमियों की यह कामयाबी उस भविष्यवाणी का मुंह बोला सबूत बन गई। गैर मुस्लिमों का हंसी मजाक और तंज अब हैरत में बदल चुका था। दोस्तों, यह पूरी की पूरी जो दास्तान हमने आपको सुनाई, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि अल्लाह की कुदरत, ईमान की ताकत और कुरान की सच्चाई की वह मिसाल है जो आज भी हमें यकीन दिलाती है कि जो वादा अल्लाह ताला ने किया हो वह जरूर पूरा होता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, क्योंकि फारस आज के ईरान की जगह पर ही था, इसीलिए यह भविष्यवाणी ईरान से रिलेटेड थी। आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, यह बात भूलिए मत कि जिस फारस की बात उस वक्त की गई थी वही आज का ईरान है, यानी यह पूरी भविष्यवाणी सीधे तौर पर ईरान से जुड़ी हुई थी। और अब 1400 साल बाद एक बार फिर उसी ईरान की जमीन पर कुछ ऐसे वाकयात घट रहे हैं जिन्हें देखकर यकीन होता है कि वह वक्त बहुत करीब आ चुका है जब कयामत की निशानियां एक एक करके जाहिर होंगी।